हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। कई जूनियर लॉयर्स के द्वारा जिन्होंने रिसेंटली कोर्ट ज्वाइन की है लॉ करने के बाद, एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि केसेस की प्रोसीडिंग्स कैसे बढ़ती है, पूरा प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से केसेस का जो स्पीडी ट्रायल होता है, जो शीघ्र निस्तारण होता है, वो कैसे हो, जल्दी कार्रवाई कैसे खत्म हो। बेसिकली आज मैं बात करने जा रहा हूं सिर्फ मेंटेनेंस के केसेस के बारे में, क्योंकि सिविल का प्रोसेस अलग होता है, क्रिमिनल का प्रोसेस अलग होता है। आज के इस एपिसोड में मैं सिर्फ मेंटेनेंस के क्रासेस की पूरी प्रक्रिया को कवर करूंगा, क्योंकि अगर सिविल क्रिमिनल सारे केसेस को ले लेते हैं तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। क्रिमिनल केसेस के बारे में किसी और वीडियो में मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा, तो जुड़े रहें आखिरी तक। अगर आपने अभी अभी लॉ किया है और आप प्रैक्टिस करने गए हैं कोर्ट में, और आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, फ्यूचर में एडवोकेसी में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपको बहुत काम आने वाली है। और आगे बढ़ने से पहले मैं ज़रूर कहूँगा कि वीडियो के आगे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर दें। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगती हैं तो इन जानकारियों को लाइक और शेयर भी करते रहा करें। तो देखते हैं कि इस संबंध में क्या कुछ जानकारी है। दोस्तों, सबसे पहले जब मेंटेनेंस का केस फाइल होता है तो सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत कोई भी वाइफ या हस्बैंड या बच्चे या पेरेंट मेंटेनेंस का केस कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। मेंटेनेंस का केस फाइल होने के बाद जिसको अपोजिट पार्टी बनाया जाता है, अगर वाइफ ने फाइल किया है तो हस्बैंड को अपोजिट पार्टी बनाएगी। अगर हस्बैंड ने फाइल किया है, हाँ दोस्तों, हस्बैंड भी मेंटेनेंस का केस फाइल कर सकता है 125 सीआरपीसी के तहत। तो अगर हस्बैंड ने फाइल किया है तो अपनी वाइफ को अपोजिट पार्टी बनाएगा। अगर बच्चों ने फाइल किया है, माइनर बच्चों ने, तो अपने पेरेंट्स को बनाएंगे। अगर पेरेंट ने फाइल किया है तो अपने बच्चों को पार्टी बनाएंगे। ये सब मेंटेनेंस के केसेस 125 के तहत फाइल कर सकते हैं। मेरे ऑलरेडी वीडियो बने हुए हैं मेंटेनेंस के बारे में डिटेल में, आप उनको देख सकते हैं। मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा। अब केस फाइल हो गया। केस फाइल होने के बाद जिसको अपोजिट पार्टी बनाया गया है, कोर्ट के द्वारा उसको नोटिस इशू किया जाएगा। नोटिस रजिस्टर्ड पोस्ट से भी जा सकता है, पुलिस के माध्यम से भी जा सकता है, और अगर लोकल उसी सिटी का है, अपोजिट पार्टी उसी सिटी में रहने वाले हैं, तो कोर्ट के माध्यम से कोर्ट का जो आदमी होता है वह भी जा सकता है नोटिस लेकर के। अब वो नोटिस लेके जाएंगे, या पुलिस या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से नोटिस जाएगा। जो अपोजिट पार्टी है नोटिस लेती है, नहीं लेती है, एक बार जाएगा, दो बार जाएगा। अगर कोर्ट को ये लग जाता है कि ये डेलिब्रेटली नोटिस लेने से मना कर रही है या एवॉइड कर रही है, तो कोर्ट ये मान लेगी कि अपोजिट पार्टी नोटिस लेने से मना कर रही है, और कोर्ट सर्विस मान लेगी। उस स्टेज को बोलते हैं सर्विस सफिशिएंट, कि कोर्ट ने ये मान लिया कि अपोजिट पार्टी को जानकारी हो गई। हम पहले बात करते हैं एक्स पार्टी केसेस के बारे में। अगर अपोजिट पार्टी ने नोटिस नहीं लिया 2-3 बार जाने के बाद, कोर्ट को समाधान हो जाता है कि वो जानबूझकर नोटिस नहीं ले रहे हैं, तब तो कोर्ट मान लेगी सर्विस सफिशिएंट, सर्विस होल्ड करना जिसको बोलते हैं। अगर कोर्ट को ये समाधान नहीं होता, कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं होती कि वो जानबूझकर नोटिस लेने से एवॉइड कर रहे हैं, तो कोर्ट 2-3 बार कंटिन्यूअस नोटिस भेजने के बाद फिर उस लोकल एरिया जहां अपोजिट पार्टी रहता है, अखबार में पब्लिकेशन करवाएगी उस केस के बारे में, जिसको बोलते हैं गजट कराना। और उसमें इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि आप सो एंड सो डेट को आप फला फला कोर्ट में इतने बजे हाजिर हों, आपके खिलाफ यह केस लगा हुआ है। अब अगर गजट कराने के बाद भी अपोजिट पार्टी टर्न अप नहीं होती कोर्ट में, तो उस स्थिति में कोर्ट यह सर्विस मानते हुए कि अपोजिट पार्टी को जानकारी हो गई, केस को एक्स पार्टी प्रोसीड कर देती है। हाँ साथियों, केस एक्स पार्टी प्रोसीड हो जाएगा, और एक्स पार्टी प्रोसीड होने के बाद फिर जिस व्यक्ति के द्वारा
125 का केस फाइल किया गया है, फिर उसको कहा जाएगा कि आप अपनी एविडेंस फाइल करो, यानी केस फिक्स हो जाएगा एविडेंस की स्टेज में। ये नेक्स्ट स्टेज आ गई केस की। केस जब एविडेंस की स्टेज में फिक्स हो जाएगा तो जिस व्यक्ति के द्वारा मेंटेनेंस का केस फाइल किया गया है वह अपनी एविडेंस देगा रिटन में। एविडेंस के साथ जो भी उसके प्रूफ होंगे, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होंगे, जो कुछ भी होगा, उन सारी चीज़ों को भी कोर्ट में फाइल करेगा। इसी के साथ साथ लास्ट ईयर लगभग अक्टूबर नवंबर के माह में ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक 125 के संबंध में एक केस में इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस लेट डाउन की गई थी। एक प्रोफार्मा बनाया गया था कि दोनों पार्टीज को इस प्रोफार्मा में जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई है असेट और लायबिलिटी के संबंध में, उस सारी इन्फॉर्मेशन को कोर्ट में देंगे। तो जिस व्यक्ति ने, जो वादी है, जिसने केस फाइल किया है, वो अपने एविडेंस के एफिडेविट के साथ इस बात का भी एफिडेविट देगी कि उसके पास कितनी एसेट है और कितनी लायबिलिटी है, यानी संपत्ति और जिम्मेदारी के संबंध में भी एफिडेविट देगी। उसमें पूरी डिटेल देनी पड़ती है, आपके पास मूवेबल, इमूवेबल, कितनी प्रॉपर्टी है, बैंक अकाउंट्स की क्या स्थिति है, आईटीआर भरते हैं कि नहीं भरते हैं, आपके पास शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, एफडीज हैं, क्या क्या है, सब कुछ बताना पड़ेगा। इसके बाद अगर जिस व्यक्ति ने कोर्ट में केस फाइल किया तो उससे पूछा जाएगा कि क्या आप और एविडेंस देंगे। अगर वो और फर्दर एविडेंस देगा तो फिर फर्दर एविडेंस से केस फिक्स हो जाएगा। अपने किसी फैमिली मेम्बर्स को या और किसी को जिसको वो ज़रूरी समझे तो उसकी एविडेंस देगी, यानी उसका भी एफिडेविट कोर्ट में देगी। जब जिस व्यक्ति ने केस फाइल किया है अगर वो ये मना कर देती है कि अब मुझे कोई एक्स्ट्रा फर्दर एविडेंस नहीं देनी, तब केस फिक्स हो जाएगा एक्स पार्टी आर्गूमेंट पे। एक्स पार्टी आर्गूमेंट में केस फिक्स होने के बाद फिर कोर्ट और उस व्यक्ति के द्वारा जिसने केस फाइल किया है उसका लॉयर कोर्ट में आर्गूमेंट करेगा और ये प्रूव करेगा कि अपोजिट पार्टी की इतनी इनकम है और जिसने केस फाइल किया है एप्लीकेंट की कोई भी इनकम नहीं है। अपोजिट पार्टी ने विदाउट रीजनेबल रीजन इसको अपने से दूर रखा है। अगर वाइफ के द्वारा फाइल किया गया है तो कहा जाएगा बिना किसी रीजन के हस्बैंड अपनी जिम्मेदारियों से बच रहा है और अपने से दूर रखा, अपनी बीवी को, वाइफ का अभित्याग कर दिया है, परित्याग कर दिया है। इन सारी चीज़ों को बहस में वो प्रूव करेगा। इसके बाद केस जजमेंट पे फिक्स हो जाएगा और फिर जजमेंट हो जाएगा, फाइनली आदेश हो जाएगा या नहीं होगा। या तो उसको आदेश हो जाएगा कि पर मंथ इतना पैसा दिया जाए और या तो कोर्ट उसके केस को डिसमिस कर देगी। अब एक सवाल यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि किस तारीख से मेंटेनेंस का ऑर्डर होता है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो केस आया है लास्ट ईयर, उसके बाद से उसमें फाइनली प्रिंसिपल लेट डाउन कर दिया गया है कि जिस तारीख को एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल की जाएगी, अब कोर्ट फाइनल जजमेंट उसी तारीख से करेंगी। तो जिस तारीख को केस फाइल हुआ है उसी तारीख से मेंटेनेंस का ऑर्डर होगा। तो इस तरीके से मेंटेनेंस के एक्स पार्टी केसेस डिसाइड होते हैं। साथियों, मैं आपको वीडियो के अंत में ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं अनअकैडमी में लॉ की क्लासेस ले रहा हूँ। अनअकैडमी ऐप पे मेरा सीक्रेट कोड करीम सर डाल के आप वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस को अनलॉक कर सकते हैं। आगे अनअकैडमी के बारे में आप इस वीडियो में जानकारी पा सकते हैं। एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन एजुकेशन का। इसमें जुडिशरी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए स्टडी मटेरियल मिलता है, प्लस क्लासेस मिलती हैं, प्लस क्लासेस पेड क्लासेस होती हैं। इनको आप मेरा कोड करीम लाइव डाल करके 10% डिस्काउंट के साथ ले सकते हैं। इंडिया के बेहतरीन एजुकेटर्स आपको अनअकैडमी में मिलेंगे जो हर सब्जेक्ट्स की आपको बेहतरीन क्लासेस देते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल सिविल कोड, इंडियन पेनल कोड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट, इन सारे एक्ट्स जो भी ला के सब्जेक्ट्स हैं, इन सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस यहाँ पर हैं। इतना ही नहीं, समय समय पर रिवीजन की भी क्लासेस होती हैं, मॉक टेस्ट भी होते हैं। सारे एजुकेटर्स का पूरा शेड्यूल अनअकैडमी ऐप पर आपको मिल जाएगा कि किस दिन कितने समय से कितने समय तक किस एजुकेटर के द्वारा किस टॉपिक पर क्लास ली जानी है। इसके जो सब्सक्रिप्शंस हैं
उनको भी आप ले सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि मेरे कोड करीम लाइव को यूज करके 10% डिस्काउंट भी पा सकते हैं। और अगर आप 2 साल का इनका कोर्स लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ह्यूज डिस्काउंट मिलता है। 1 महीने से लेकर 2 साल तक के कोर्सेस आप इनके ले सकते हैं। पर मंथ के हिसाब से, 3 मंथ के हिसाब से, 6 मंथ, 1 ईयर, 18 मंथ से आप इनके कोर्सेस को ले सकते हैं। इनके यूट्यूब चैनल अनअकैडमी जुडिशरी पर भी आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी मुझे मेरे साथ